Now today we will study Kepler's law of planetary motion. Kepler's law of planetary motion. ठीक है ना। जोहन केपलर जो था, जोहन केपलर, इसका पूरा नाम क्या है? जोहन केपलर. He was an astronaut. He was an astronaut. ठीक है, वो एक एस्ट्रोनॉट था, मतलब he was observing the space, the motion of planets, the motion of satellites, है ना. एस्ट्रोनॉट था वो, उसका एक ही हॉबी थी कि वो दिन भर जो है स्पेस को मतलब टेलीस्कोप के मदद से देखते रहता था. ठीक है, उसमें सैटेलाइट्स जो है, प्लैनेट्स जो है, वो कैसे रिवॉल्व हो रहे हैं, और ये स्टडी करते करते उसने प्लैनेट्स के मोशन के बारे में कुछ लॉज दिया. ठीक है, उसका जो है एक सर था मतलब, और उसने एक्चुअली कुछ थेसिस लिख के इसको हैंड ओवर करके गया था केपलर को. वो उसके सर के थेसिस पढ़ के और उसका डेवलपमेंट और उसकी हॉबी जो है वो डेवलप हो गई, और फिर उसने खुद के लॉज जो है वो प्लैनेटरी मोशन मतलब हाउ प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, इसके बारे में उसने कुछ स्टडी करके लॉज दिया. 3 लॉज दिया उसने, केपलर ने, प्लैनेटरी मोशन के. हाउ प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन. अपने को पता है कि जितने भी प्लैनेट्स है, 9 प्लैनेट्स, वो सन के आजू बाजू रिवॉल्व हो रहे हैं. उसका लॉ जो दिया है उसने, फर्स्ट लॉ जो है, दैट इज लॉ ऑफ ऑर्बिट्स. दैट इज लॉ ऑफ ऑर्बिट्स. ठीक है, अभी तक के हम ये सोचते हैं कि अर्थ जो है वो सन के आजू बाजू रिवॉल्व हो रही है इन सर्कुलर ऑर्बिट, है ना. अपने हिसाब से नॉर्मल पीपल यही सोचते हैं कि अर्थ जो है वो सन के आजू बाजू सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रही है. लेकिन एक्चुअली अकॉर्डिंग टू केपलर प्लैनेट्स revolve round the sun in elliptical orbits with sun at one of the two foci of the elliptical orbit. ठीक है, जोहन केपलर का फर्स्ट लॉ क्या है? लॉ ऑफ ऑर्बिट्स. वो क्या बोल रहा है कि प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट्स with sun at one of the two foci of the elliptical orbit. Now what is an ellipse? सबसे पहले हम देखेंगे कि what is an ellipse. You know what is a circle, है ना. सर्कल तुम लोगों को पता है, सर्कल का एक सेंटर होता है ना. और सर्कल के ऊपर जितने भी पॉइंट्स है उन सब के पॉइंट्स का डिस्टेंस सेंटर से इक्वल रहता है ना. कहीं पर भी सर्कल पे कोई भी पॉइंट हो, ये सर्कल से सेंटर में उसका डिस्टेंस जो है वो सेम रहेगा, है ना. वी कैन से दैट इट इज r, दैट इज रेडियस ऑफ द सर्कल. यही सर्कल को अगर हम थोड़ा बेंड कर देंगे तो एक इलिप्स फॉर्म हो जाएगा, है ना. इलिप्स, सर्कल को अगर हम बेंड कर देते हैं तो क्या फॉर्म होता है बेटा? इलिप्टिकल ऑर्बिट. इलिप्स फॉर्म हो जाता है, एक इलिप्स. अब देखो ये इलिप्स जो है, एक्चुअली इलिप्स, इसका अपन अगर सेंटर लेते हैं सपोज एक, तो इसका हर एक पॉइंट जो भी इलिप्स पे है उसका सेम डिस्टेंस नहीं हो सकता सेंटर से, उसके सेंटर से. ठीक है, इसीलिए इलिप्टिकल ऑर्बिट जो है उसके 2 सेंटर्स होते हैं. ऐसा हम बोल सकते कि इलिप्टिकल ऑर्बिट जो है उसके 2 सेंटर होंगे, है ना, जिसको हम फोकस बोला.
ठीक है, इलिप्टिकल ऑर्बिट जो है ठीक है, ये हो गई एक इलिप्टिकल ऑर्बिट। नाउ इलिप्टिकल ऑर्बिट जो है इट कंसिस्ट्स ऑफ टू सेंटर्स, इट कंसिस्ट्स ऑफ टू सेंटर्स, this and this, and this one is called as focus। ठीक है, सिंगुलर में उसको फोकस बोलते और प्लूरल में उसको फोकाई बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फोकाई। ये जो है यहां पर सन जो है इट इज प्रेजेंट एट वन ऑफ द टू फोकाई। प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट। सपोज यहाँ पे एक प्लैनेट है, प्लैनेट जो है वो रिवॉल्व हो रहा है इलिप्टिकल ऑर्बिट में विथ सन एट वन ऑफ द टू फोकाई। मतलब सन जो है इट कैन बी हियर और इट कैन बी हियर, है ना। कोई भी एक फोकाई पे सन रहेगा, ऐसा कौन बोल रहा है? केपलर बोल रहा है। और अपने फर्स्ट लॉ में उसने बताया कि प्लैनेट्स जो है that revolve around the sun in elliptical orbit with sun at one of the two foci of the elliptical orbit, with sun at one of the two foci of the elliptical orbit। ठीक है, इलिप्स जो होता है उसके दो सेंटर्स है, ऐसा बोल सकते हैं हम, दो फोकस है उसके। ठीक है, दो फोकस है ना। इसकी अहम जो है इसमें से एक्सिस जो हम निकालेंगे, ये एक मेजर एक्सिस रहती है इसकी, और ये जो है इसकी माइनर एक्सिस है। ठीक है, इलिप्स में एक मेजर एक्सिस है और ये जो है वो है उसकी माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस। ठीक है, इलिप्स क्या होता है? ये सपोज अगर दो फोकाई हमने कंसिडर किए है ना, यहाँ पे एक फोका है, सपोज हमने इसको F1 लिए, और यहाँ पे एक फोका है, सपोज हमने इसको F2 लिए। ठीक है, कोई भी पॉइंट हो, जैसे यहाँ पे ये एक पॉइंट है ना, और सपोज यहाँ पे भी एक पॉइंट है। अब इस सेंटर से अगर हम इसको ज्वाइन कर रहे हैं ऐसा, ठीक है, ये दो पॉइंट्स लिए हमने, ये इसको यहाँ पे ज्वाइन किए दोनों पॉइंट्स को। सपोज ये L1 डिस्टेंस है, सपोज ये L2 डिस्टेंस है। फिर हमने दो पॉइंट्स और लिए कहीं पर भी इलिप्स के ऊपर में, है ना। सपोज ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, दोनों पॉइंट्स को हमने फोकस से ज्वाइन कर दिया। सपोज दिस इज L3, सपोज दिस इज L3 एंड दिस इज L4। ठीक है, तो इलिप्स क्या होता है? L1 प्लस L2, है ना, ये लेंथ L1 प्लस ये लेंथ L2 इज इक्वल टू L3 प्लस L4, L3 प्लस L4। हमने फोकस को ज्वाइन किया दो पॉइंट से, दो पॉइंट्स लिए हमने इलिप्स के ऊपर, और वो दोनों पॉइंट्स को हमने फोकस से ज्वाइन कर दिया। उनकी लेंथ जो है वो है L1 L2। दो पॉइंट्स और दूसरी जगह लिया, उसको भी सेंटर से फोकस से ज्वाइन किया, उसकी लेंथ है L3 और L4। इलिप्स वो होता है ना, L1 plus L2 is equals to L3 plus L4। That is the definition of an ellipse। ऐसा बोल सकते हैं हम, इलिप्स को समझना है अगर तो। क्योंकि सर्कल में क्या होता है? सर्कल में एक सेंटर है और उस सेंटर से हर एक पॉइंट जो भी सर्कल पे है वो सेम डिस्टेंस पे है, लेकिन इलिप्स में ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ जो है केपलर का, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, वो क्या बोल रहा है कि प्लैनेट्स जो है वो सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं रिवॉल्व हो रहे हैं, वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रहे हैं अराउंड द सन। इट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, इट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। ठीक है, सेकेंड लॉ जो है, सेकेंड लॉ, दैट इज लॉ ऑफ एरियाज, दैट इज लॉ ऑफ एरियाज। सेकेंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन इज लॉ ऑफ एरियाज, लॉ ऑफ एरियाज। ठीक है, नाउ ये तो हमने देख ही लिया कि प्लैनेट्स जो है वो रिवॉल्व हो रहे हैं इन इलिप्टिकल ऑर्बिट्स विथ सन एट वन ऑफ द टू फोकाई, विथ सन एट वन ऑफ द टू फोकाई। ठीक है, तो मान लीजिए सन जो है वो यहाँ पे है
और प्लैनेट्स जो है वो यहाँ पे रिवॉल्व हो रहा है, ठीक है। नाउ लॉ ऑफ एरियाज, लॉ ऑफ एरियाज का स्टेटमेंट क्या है? द लाइन जॉइनिंग the sun and the planet, the line joining the sun and the planet sweeps over यानी covers equal distances in equal intervals of time, ठीक है। अभी अपने को पता है कि प्लैनेट्स जो है वो सन के आजू बाजू रिवॉल्व हो रहे हैं, और अगर सपोज वो पूरा एक राउंड करेंगे सन के अराउंड तो उनको 365 डेज लगते हैं, है ना। और अगर सपोज सन के अराउंड घूम रही है तो कितने डेज लगेंगे उसको? टोटल 365 डेज, है ना। अपन कंसिडर करते हैं यहाँ पे प्लैनेट है, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, और ये जो है सन और प्लैनेट को ज्वाइन कर रहे हैं हम ये लाइन से, ठीक है। द लाइन ज्वाइनिंग द सन एंड द प्लैनेट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। मान लो कि प्लैनेट घूमते घूमते यहाँ पे आ गया, ठीक है, और ये जो है दिस टाइम इज 30 डेज, सपोज दिस टाइम इज 30 डेज, ठीक है। तो यहाँ पे उसने इतनी एरिया कवर अप किया, ठीक है, इतनी एरिया कवर अप किया, फिर आगे यहाँ से मूव हुआ और 30 डेज में यहाँ पे आ गया प्लैनेट, ठीक है, और 30 डेज में यहाँ पे आ गया प्लैनेट। तो ये हमने लाइन ज्वाइन की, है ना, और उसने इतनी एरिया कवर अप किया ये अगले 30 डेज में, ठीक है। फिर और अगले 30 डेज में यहाँ पे आ गया प्लैनेट और इसने इतनी एरिया कवर अप किया, है ना। उसने कितनी एरिया कवर अप किया? इतनी। नाउ सपोज दिस इज A1, area A1, this is A2 and this is A3. According to Kepler's second law, that is law of areas, the line joining the sun and the planet covers equal distances in equal intervals of time, मतलब sweeps over equal areas in equal intervals of time. 30 days में जो एरिया वो कवर कर रहा हर एक 30 डेज में, we can take time also. Suppose the planet covers this area A1 in time t, ठीक है, सपोज हम टाइम लेते, फिर ये 30 डेज आगे में टाइम t में उतनी एरिया कवर अप कर रहा, फिर ये टाइम t में इतनी एरिया कवर अप कर रहा, then A1 will be equal to A2 and will be equal to A3. केपलर का सेकंड लॉ क्या बता रहा है अपने को? लॉ ऑफ एरियाज से कि the line joining the sun and the planet sweeps over equal areas in equal intervals of time, ठीक है। भले ही प्लैनेट सन के पास हो या सन से दूर हो, सपोज यहाँ पे है अगर प्लैनेट, है ना, यहाँ पे प्लैनेट है सपोज, और उसने इतनी एरिया कवर अप किया 30 डेज में, ठीक है, तो हम ये देखेंगे ऐसा, है ना, इतनी एरिया कवर अप किया, ये एरिया सपोज A4 है, then A1 will be equal to A2, will be equal to A3, will be equal to A4, है ना। चाहे प्लैनेट सन के पास हो चाहे सन से दूर हो, समझ में आ रहा क्या? यहाँ पर सन का ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है नेचुरली, अगर दूर है तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम रहेगा, स्पीड कम ज्यादा हो सकती है, उसकी स्पीड जो है वो कम ज्यादा हो सकती है। यहाँ पे स्पीड फास्टर रहेगी, यहाँ पे स्पीड जो है वो स्लो रहेगी, है ना। जब सन के पास में है प्लैनेट तो फास्ट, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। हमको ये हमने पहले ही देखे कि प्लैनेट्स जो रिवॉल्व हो रहे हैं सन के अराउंड वो उसके ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से है। पास में है ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो स्पीड फास्ट रहेगी, दूर है तो कम ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो नेचुरली स्पीड कम रहेगी, ठीक है। तो ये है सेकंड लॉ। अब लास्टली थर्ड लॉ जो है वो प्लैनेट्स का, थर्ड लॉ ऑफ
प्लैनेटरी मोशन, थर्ड लॉ जो है वो है लॉ ऑफ पीरियड्स, लॉ ऑफ पीरियड्स। ठीक है, लॉ ऑफ पीरियड्स। अब देखो हमने देखे हैं कि इलिप्टिकल ऑर्बिट है, यहाँ पे सन है एक और यहाँ पे है प्लैनेट। ठीक है, ये जो लाइन हम सन और प्लैनेट से ज्वाइन कर रहे हैं, वी आर टेकिंग दिस डिस्टेंस एज आर, वी आर टेकिंग दिस डिस्टेंस एज आर। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द प्लैनेट इज टेकन टू बी एज आर। द टाइम टेकन बाय द प्लैनेट टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, पूरा इलिप्टिकल ऑर्बिट जो है अगर वो एक बार पूरा कंप्लीट कर देता है, तो the time period taken by the planet to revolve around the sun, that is supposed T, capital T। ठीक है, कैपिटल T क्या है? टाइम पीरियड टेकन बाय द प्लैनेट टू रिवॉल्व अराउंड द सन। केपलर का थर्ड लॉ क्या बोल रहा है कि द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस, द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस between the sun and the planet, between the sun and the planet, between the sun and the planet is directly proportional to, is directly proportional to the square of the time it takes to revolve round the sun, to revolve round the sun। ठीक है, ये केपलर का थर्ड लॉ है, दैट इज लॉ ऑफ पीरियड्स। उसमें ये बोल रहा है द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द प्लैनेट। सन और प्लैनेट का जो मीन डिस्टेंस है वो क्या है? आर, उसका क्यूब लेना है अपने को, मतलब आर क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर क्यूब। द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द प्लैनेट is directly proportional to square of the time it takes to revolve around the sun। उसने टाइम कितना लिया रिवॉल्व होने के लिए? टाइम t, उसका हमको स्क्वायर करना है, मतलब हो जाएगा t स्क्वायर। मतलब r क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर, r क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर। समझ में आया? थर्ड लॉ जो है लॉ ऑफ पीरियड्स, लॉ ऑफ पीरियड्स क्या बोल रहा है? केपलर का थर्ड लॉ जो है वो है लॉ ऑफ पीरियड्स, और उसके अकॉर्डिंग क्या है? द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द प्लैनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ द टाइम इट टेक्स टू रिवॉल्व अराउंड द सन। ठीक है, मतलब आर क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, आर क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। या हम देखो अभी प्रोपोर्शनलिटी साइन अपने को हटाना है, तो हम यहाँ पे एक कांस्टेंट लगाएंगे। अभी बहुत बार तुमने देख लिया कि प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए हमको एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है, यहाँ पे इंटू टी स्क्वायर आ जाएगा। आर क्यूब इज इक्वल्स टू कांस्टेंट इंटू टी स्क्वायर, और आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। यानी फाइनली हम थर्ड लॉ को कहाँ पे फिनिश अप कर रहे हैं? r क्यूब अपॉन टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, r क्यूब अपॉन टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो ये हो गया केपलर के तीन लॉ। ये लॉ का केपलर ने कोई प्रूफ वगैरह नहीं दिया है, उसके मन में जो आया, जो उसने स्टडी किया, वो थेसिस जो है उसके हिसाब से इसने अपने ये लॉ दिया। ठीक है, और वो एक्सेप्टेड है। यू हैव टू स्टडी दिस लॉ इन 11th स्टैंडर्ड आल्सो एज इट इज। तो केपलर के तीन लॉ हमने पढ़े। फर्स्ट लॉ था लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, फर्स्ट लॉ कौन सा था? लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। ठीक है, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स जो था उसके अकॉर्डिंग हमने देखे कि द प्लैनेट्स revolve round the sun in elliptical orbits, planets revolve round the sun in elliptical orbits with sun at one of the two foci of the ellipse। ठीक है, then second law जो था हमारा वो था, second law कौन सा था अपना? law of areas, law of areas। ठीक है, तो law of areas के according the line joining the sun and the planet, the line joining the sun and the planet sweeps over equal areas in equal intervals of time, sweeps over equal areas in equal intervals of time।
लॉ ऑफ एरियाज, उसके अकॉर्डिंग सन अगर प्लैनेट अगर सन के पास है तो स्पीड ज्यादा, प्लैनेट अगर सन से दूर है तो स्पीड कम, लेकिन वो इक्वल एरिया कवर अप करेगा इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। थर्ड लॉ है लॉ ऑफ पीरियड्स, उसके अकॉर्डिंग द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस, द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस between the sun and the planet is directly proportional to square of the time it takes to revolve around the sun. R cube is directly proportional to t square. R cube is equals to constant into t square and R cube upon t square is equals to constant. न्यूटन केपलर का जो थर्ड लॉ है उसको कंसिडर करके न्यूटन ने अपना इनवर्स स्क्वायर रूल प्रूफ किया। न्यूटन ने क्या प्रूफ किया? इनवर्स स्क्वायर रूल। नाउ यू ऑल नो दैट न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का इक्वेशन क्या है? न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स। ये फोर्स क्या है? हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है एक फोर्स से, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द product of their masses and is inversely proportional to the square of the distance between them. ये सभी को लर्न है, मेरे को लगता है अच्छे से, कि जो दो बॉडीज के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस और वो फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं कि F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू square of the distance between the object. Gravitational force is inversely proportional to the square of the distance between the two objects. This is called as inverse square rule. This is called as inverse square rule. ठीक है, ये inverse square rule जो है ये है inverse square rule. Inverse square rule जो है, जो न्यूटन के दिमाग में आया, वो कैसे आया? By Kepler's third law, है ना। न्यूटन ने इनवर्स स्क्वायर रूल कैसे प्रूफ किया? बाय यूजिंग केपलर्स थर्ड लॉ। ये हमको देखना है कि इनवर्स स्क्वायर रूल कैसे उसने प्रूफ किया। उसके लिए इमेजिन किया न्यूटन ने, ठीक है, न्यूटन ने इमेजिन किया हाउ न्यूटन प्रूफ्ड इनवर्स स्क्वायर रूल। इनवर्स स्क्वायर रूल क्या है? F इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर, ये है इनवर्स स्क्वायर रूल। उसके लिए न्यूटन ने सपोज किया कि सपोज अ प्लैनेट ऑफ मास m, सपोज अ प्लैनेट ऑफ मास m is revolving round the sun, is revolving round the sun in circular orbit, in circular orbit। ठीक है, सन के आजू बाजू प्लैनेट्स रिवॉल्व हो रहे हैं और सर्कुलर ऑर्बिट में हो रहे हैं, तो वो प्लैनेट के ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कल में घूम रहा है, ठीक है, तो उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करता। दैट सेंट्रीपिटल फोर्स इज गिवन बाय F इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन r। F इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन r। ठीक है, नाउ यू नो दैट दिस m इज कांस्टेंट, ये m कांस्टेंट है, इसलिए हम ऐसा लिखेंगे कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर अपॉन r। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर अपॉन r, और इसको हम इक्वेशन दे देंगे 1। इसको हम इक्वेशन क्या देंगे? 1। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर अपॉन r। नाउ v इज द वेलोसिटी विथ व्हिच द प्लैनेट इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन। v क्या है? वेलोसिटी with which the planet is revolving around the sun। r is the radius, distance between the sun and the planet। ठीक है, तो अगर हम देखें, अगर हमको वेलोसिटी देखना है, अगर एक पूरा चक्कर लगाता है प्लैनेट सन के अराउंड, तो वेलोसिटी क्या हो जाएंगी? वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस रहेगा उसका 2 पाई r, और टाइम पीरियड हम ले रहे हैं कैपिटल T। टाइम पीरियड क्या ले रहे हैं? कैपिटल T। मतलब हमको क्या मिला? v इज इक्वल्स टू 2 पाई r अपॉन t, लेकिन 2 पाई कांस्टेंट है, इसलिए हम लेंगे v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r अपॉन t। 2 पाई को हटा दिए हमने क्योंकि वो एक कांस्टेंट है,
v is directly proportional to r upon t हो गया. स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग, तो हमको मिलेगा v स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर. ठीक है. नाउ मल्टीप्लाइंग द राइट साइड, मल्टीप्लाइंग and dividing the right side by r. ठीक है, मतलब ये जो राइट साइड है इसको हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं और डिवाइड कर रहे हैं r से. मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं और डिवाइड भी कर रहे हैं r से. ठीक है, तो हमको क्या मिल रहा, हमको क्या मिल रहा, देखो v square is directly proportional to r cube upon t square, r cube upon t square into 1 upon r, r cube upon t square into 1 upon r. This r cube upon t square is constant, this r cube upon t square is constant. अभी देखे हमने केपलर थर्ड लॉ में, तो हमको मिलेगा v square is equals to 1 by r, v square is equals to 1 by r. ये जो वैल्यू है v स्क्वायर की, अगर हम यहाँ रख दे, v स्क्वायर की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में रख दे, पुटिंग v स्क्वायर इन 1 वी गेट, क्या मिलेगा हमको, देखो है ना, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r स्क्वायर. 1 अपॉन r रख रहे हैं हम यहाँ पे, v स्क्वायर की जगह हम 1 अपॉन r रख रहे हैं, तो 1 अपॉन r स्क्वायर हो जाएगा. मतलब न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में जो हाफ पार्ट है उसका, दैट इज इनवर्स स्क्वायर रूल, इज प्रूव्ड बाय यूटिलाइजिंग केपलर्स थर्ड लॉ. समझ में आया क्या? जो इनवर्स स्क्वायर रूल है वो न्यूटन ने प्रूव किया, कैसे, केपलर का थर्ड लॉ कंसिडर करके. केपलर का थर्ड लॉ कंसिडर करके उसने कंसिडर किया कि एक प्लैनेट है मास m का, जो सन के अराउंड घूम रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में, उसका मास m है, दोनों के बीच का डिस्टेंस r है, उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रहा, वो सेंट्रीपिटल फोर्स है f इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन r. m कांस्टेंट है इसलिए हमने लिए f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर अपॉन r. v मतलब वेलोसिटी विथ व्हिच द प्लैनेट इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, v इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब 2 पाई r अपॉन t. 2 पाई कांस्टेंट है इसलिए हमको मिल गया क्या, कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r अपॉन t. अब इसको स्क्वायर कर दो, v स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर. फिर सिर्फ राइट साइड को मल्टीप्लाई और डिवाइड करो r से, सिर्फ राइट साइड को मल्टीप्लाई और डिवाइड करो r से, तो अपने को मिलेगा r क्यूब अपॉन t स्क्वायर इंटू 1 अपॉन r, इंटू 1 अपॉन r. r क्यूब अपॉन t स्क्वायर कांस्टेंट है इसलिए हमको मिल गया v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन r. ये v स्क्वायर की वैल्यू हमने यहाँ रख दिए, तो मिल गया अपने को f इज इक्वल्स टू, या f इज, क्योंकि m कांस्टेंट है इसलिए हमको f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r स्क्वायर मिल जाएगा. f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r स्क्वायर. ठीक है, तो आज अपन ने पढ़ लिए केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन, 3 लॉ दिया उसने, और न्यूटन ने कैसे इनवर्स स्क्वायर रूल प्रूव किया. हाउ न्यूटन प्रूव्ड इनवर्स स्क्वायर रूल, है ना, हाउ न्यूटन प्रूव्ड इनवर्स स्क्वायर रूल by taking into consideration Kepler's third law, that is law of periods, that is law of periods. ठीक है, I will provide you notes of this chapter, you write down those notes and I conclude here my today's lecture. Okay, bye students, bye, good night. Bye ma'am. Bye, ma'am. Bye ma'am. Ashok,